से उत्तराखंड में इस वक्त चारों धाम में श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री का आया कि उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण बनाया जाए। उच्च अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव को भी ये कहा गया है कि वो तमाम इस पर एक रिपोर्ट बनाए कि किस तरीके से प्राधिकरण बन सकता है और उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे प्राधिकरण बनाने के बाद दुरुस्त की जा सकती हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं मैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी जी, प्रवक्ता यूकेडी। सर, आपका बहुत स्वागत है। हरीश मैकुरी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है। हरीश मैकुरी साहब लगातार चारधाम की कई डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है और सुझाव भी बहुत अच्छे देते हैं। आज भी उनसे सुझाव लेंगे। संजीव वर्मा जी, आपसे शुरुआत में कर लेता हूँ। अब चारधाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर जो बात हुई है 4-5 दिनों से, जब से मुख्यमंत्री ने कहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं और किस तरीके से इसका प्रारूप होगा? देखिए, पिछली बार 56 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए और इस बार चारधाम यात्रा में यह संख्या ड्योढ़ी या हो सकता है दोगुनी भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात शायद नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ा है और जितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया उससे कहीं अधिक बगैर रजिस्ट्रेशन के भी तमाम यात्रा रूट पर हमारे श्रद्धालु पहुँचे। और हम यदि यमुनोत्री सेक्टर की बात करते हैं, गंगोत्री सेक्टर की बात करते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री धाम पे जो हमारे श्रद्धालु एक आस्था का एक सैलाब जो उमड़ा है उसकी वजह से वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई हैं, जिसको हमारे तमाम अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो एक हाई लेवल कमेटी में लगातार उनकी बैठकें ली गई हैं अधिकारियों की, और उनको ये निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी ओवर क्राउडेड कहीं हो रहा है तो उसको जितना जल्दी से जल्दी आप उसको सुव्यवस्थित करें। किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को बगैर दर्शन करे वापस न लौटना पड़े, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आन पड़े। उनके खान पान की, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके पीने की और उनके रुकने की तमाम कन्वेंस की तमाम व्यवस्थाओं को सरकार दुरुस्त करे और इन सारी बातों को एक स्थायी तौर पर हम इस यात्रा को कैसे एक सुव्यवस्थित उस पर ला सकते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चारधाम प्राधिकरण की एक बात आगे बढ़ी है। और उसमें एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, यात्रा सुव्यवस्थित होगी और एक महकमा पूरा का पूरा चारधाम यात्रा, क्योंकि हर वर्ष होती है, इसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको इंस्टेंटली सॉल्व किया जा सकता है। यात्रा मार्ग पर चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे कन्वेंस की बात हो, चाहे स्टे कैपेसिटी की बात हो, चाहे हेली सेवाओं की बात हो, चाहे अन्य कोई भी फूड एंड सप्लाई से लेके स्वास्थ्य से लेके तमाम जितने भी विभाग इस यात्रा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको एक छत के नीचे हम प्राधिकरण के अंतर्गत एक बेहतर से बेहतर हमारे श्रद्धालुओं को हम जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं वो सारी सुविधाओं का समावेश ये प्राधिकरण के माध्यम से होगा। और मैं सोचता हूँ जो हमारा जितना भी श्रद्धालु देश से और विदेश से उत्तराखंड देवभूमि आता है, तो यहाँ के उत्तरा देवभूमि के प्रति और देवभूमि के जो आमजन है उनके प्रति और हमारी सरकार के प्रति एक अच्छा, एक पॉजिटिव मैसेज लेकर जाए कि देवभूमि के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी वेयर टेयर इतने अच्छे से करी, एक सकारात्मक एक भाव लेकर जाए ताकि हमारी यात्रा, क्योंकि एक
आर्थिक रीढ़ का भी ये काम करती हैं। और जितने ज़्यादा यात्री आएंगे और जितनी यात्रा सुव्यवस्थित होगी, मैं सोचता हूँ हमारे पर्वतीय अंचलों में जो हमारा यात्रा रूट है, उसमें जितने भी लोग अपना व्यापार करते हैं वो और ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, हमारी जीडीपी डबल होगी, डबल से भी ज़्यादा होगी। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड आर्थिक रूप से भी आप कह रहे हैं संपन्नता की कि सभी दृष्टि में विभाग आगे जो है बढ़ेगा। वो एक छत के नीचे एक समन्वय से काम करे, जी इस तरीके का प्राधिकरण का प्रारूप है। संदीप चमोली जी, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, प्राधिकरण को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैठक बुलाइए। रवि जी, सबसे पहले तो अगर सरकार की मंशा अगर सच में इस राज्य में एक सुरक्षित और एक इस राज्य के वासी को लाभ पहुंचाने वाली यात्रा और जो भारी प्रदेश से हमारे राज्य में लोग आते हैं, अगर उनके लिए अच्छी व्यवस्था की अगर ये सरकार मंशा रखती है तो निश्चितता ही प्रदेश का पूरा विपक्ष इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन रवि जी, इसके साथ साथ हमें भाजपा का वो कृत्य जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया था, उसको भी प्रकाश में रखकर या ध्यान में रखकर हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इस सरकार की नीति रही है, इनका पत्र हमेशा एक ही होता है, ये बार बार उस पत्र के लिफाफे बदलने का काम रवि भाई करते हैं। आप अगर कोई ऐसा प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं तो पिछली बार की तरह की आप गलती ना करें। ये प्राधिकरण जिन लोगों के लिए बन रहा है, ये जिन लोगों के जिलों में बन रहा है, या जिन हकूकधारियों, तीर्थ पुरोहित पंडों और वहाँ के जो व्यवसायी, होटल व्यवसायी, कंडी वाले, घोड़ा खच्चर वाले, अगर ये उनसे संबंधित आप कोई भी यात्रा प्राधिकरण या आप कुछ भी कह लीजिए, आप कोई भी ट्रस्ट बना रहे हैं, यात्रा प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं तो आपको उन सबको विश्वास में लेने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को किस प्रकार इस प्रदेश के लोगों ने बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ के दरवाजे से किस प्रकार इस प्रदेश के लोगों ने रवि भाई कधेड़ने का काम किया है, ये आप सब, हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखने का काम किया। अगर सरकार सच में, सरकार की मंशा सही है तो सरकार को कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनाने से पहले इस कानून से जो लोग प्रभावित होंगे या जो इस कानून के दायरे में आएंगे, या जो लोग इस राज्य में उन जिलों में जो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जो हमारे प्रमुख जिले हैं जिनमें ये धाम आते हैं, वहाँ के लोगों को विश्वास में लेके रवि भाई इनको कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा है जब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया तो किस प्रकार धार्मिक स्थलों से लेकर विधानसभा तक तत्कालीन सरकार का विरोध हुआ है, और विरोध हुआ है, इन्होंने वापस लिया है। अगर उस कानून में रवि भाई कुछ सही था या वो कानून राज्य के लिए लाभकारी था तो उसे सार्वजनिक मंच पे लाते, बहस करते, सब आम व्यक्ति की राय लेते और उस कानून को हम सब मानने का काम करते। इसलिए आप सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रवि जी, और सर्वदलीय बैठक के साथ साथ वहां के जो हकूकधारी हैं, वहां के पंडा पुरोहित हैं, वहां के होटल व्यवसायी है, वहां के टैक्सी यूनियन वाले हैं, वहां के जिस भी प्रकार का व्यक्ति जिसकी आर्थिकी इस यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसका रोजगार, जिसका घर परिवार इस यात्रा से चलता है रवि भाई, उसको उस सर्वदलीय बैठक में रखने की इस राज्य सरकार को आवश्यकता है। क्योंकि फिर आप मात्र जो ऐसे अधिकारी जो सचिवालय में बैठकर, एसी में बैठकर इन कानूनों को बनाने का काम करते हैं, जिनसे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, वो मात्र अपनी कलम चलाते हैं, लेकिन इस कलम से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनसे बात नहीं की जाएगी तो निश्चित इस कानून का विरोध अगर लोकल व्यक्ति करता है, पंडा पुरोहित करते हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस दोबारा से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और इसकी जिम्मेदारी जिस प्रकार त्रिवेंद्र सरकार की थी, उनको पीछे आना पड़ा, उसी प्रकार इस बार भी इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार की होगी। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी, आप बताइए प्राधिकरण पर आप लोग क्या सोचते हैं क्षेत्रीय दल होने के नाते? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्षेत्रीय दल होने के नाते हमेशा क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अभी जब ये प्राधिकरण की बात हुई थी, जैसे अभी संदीप जी बता रहे थे
कि सबको साथ में आना पड़ेगा। जैसे पहले एक इनका जो बना था, रूल बना था, तो ये वापस लेना पड़ा, उन लोगों का विरोध झेलना पड़ा। ऐसा ही कहीं हो ना हो कि इस प्राधिकरण का भी विरोध हो। इसके लिए क्षेत्रीय दलों के साथ साथ जो सर्वदलीय बैठक की बात अगर गणेश गोंदियाल जी ने की है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हर बार आपको इसी मुद्दे पर कई बार पीछे जब बहस हुई है तो हमने कई बताया है कि कई बार जो पर्यटन विभाग को रूटों को तक पता नहीं है और रूट का सही वो नहीं कर आंकलन कर देते हैं। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि जो यमुनोत्री यात्रा है, जैसे डामटा वगैरह से जाते हैं तो कोई पड़ाव सिस्टम हो कि जो वहां जाएंगे तो वो जो वापस से उत्तरकाशी के गंगोत्री के ले आएंगे तो वो एक पड़ाव यहां पर रहेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था पहले हो। तो प्राधिकरण बनाने से पहले भी ऐसे नियमों का अगर ध्यान में रखा करके बने तो निसंदेह प्राधिकरण भी एक अच्छी सफलता देगा। अब मैं रोजगार की बात, जैसे अभी हमारे संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि इसमें विकास होगा, लेकिन आज भी हम इसका विरोध करते हैं कि पूरे चारों जो हमारे धाम हैं, चारों धामों के यात्रा मार्गों पे उत्तराखंड के किसी लोगों को किनको इन्होंने जो वहां पर अपना व्यापार चलाने की परमिशन दी है। अगर एक आध कोई अपनी मर्जी से किसी ने छोटा मोटा चाय का खोखा या कोई सब्जी बेचने का काम किया है तो इन्होंने उसको भगाने का काम किया है। अभी अभी एक न्यूज आए थे, कोई कहीं फॉरेस्टर को किसी ने वहां पर एक कोई पहाड़ी आदमी ने एक छोटा सा ढाबा चलाया था, उसका ढाबा तोड़ दिया गया। अब इस ढंग की अगर इनकी मंशा शुरू से होती, इनका एक ही बात रहे, हमारी नीयत और नियत साफ है। साफ का मतलब पेज जैसे व्हाइट है इनका कोई विजन नहीं है, यात्रा पे कोई उसका सोचना नहीं है। यात्रा शुरू हो गई और उसके बाद अब पूरा लगभग पीक है, ये यात्रा का पीक है, डाउन हो जाएगा, उसके बाद सफाई का काम होता रहेगा। अभी भी मैं आपको इनका 3-4 पॉइंटों का सुझाव दूं, हो सकता है ये प्राधिकरण में जुड़ने का काम हो। चारों रूट में अभी जो है, जैसे जाम समस्या है, उस जाम को निपटने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिसको वो सुधारा कर सकते थे। उसके लिए वैकल्पिक मार्ग और कोई पड़ाव व्यवस्था इनके पास नहीं है, इनके दिमाग में नहीं है। कोई ऐसी एडवाइजरी रजिस्ट्रेशन करते समय उसके उस प्रिंट पे जब वो रजिस्ट्रेशन निकाल रहा हो तो उसमें कोई एडवाइजरी साथ निकल रही हो कि आप यात्रा के दौरान ये नहीं करेंगे, आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी में ज्यादा सवारी नहीं होंगे, या आपकी गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, वहां से लोकल गाड़ियां जाएंगे। इस प्रकार की कोई एडवाइजरी इसमें होना चाहिए था। उसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट की भी आज की डेट में कोई इनकी कहीं व्यवस्था नहीं। यात्री आ रहे हैं, नदी नाले के किनारे अपने नहा धोआ करके सारा कबाड़ा वहीं फेंक रहे हैं और वो कबाड़ा फिर हमारे गंगा नमामि गंगा जो सफाई अभियान हो रहा था उसी में आकर के आ जाएगा। उसके बाद उत्तम रूट प्लान की इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। सुरक्षित मार्केट सिस्टम नहीं है। मार्केट सिस्टम का मतलब मेरा ये है कि पहले ही यात्रा शुरू होने से पहले एक छोटी छोटी निविदाएं इशू हो जाती और उनके बोल जाते कि उत्तराखंड का जो भी बेरोजगार है उसका जो हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में अपना जो भी छोटा मोटा वो धंधा करना चाहता है वो एक रजिस्टर करे और एक छोटे से मिनिमम पैसे के हिसाब से उसको एक परमिशन दी जाती, उससे थोड़ा राजस्व भी बढ़ जाता और वो आदमी छाती खोलकर दिल खोल करके करता, उसको पुलिस का डर या किसी जो ऐसे लोग हैं भाई किसने करा किसके नाम पर, जो प्रशासन का डर नहीं रहता, तो कितना स्वाभाविक वो वहां पर काम कर सकता था। यात्राओं में पड़ाव सिस्टम में दोबारा से पहले भी होता था, अभी भी अगर ये पड़ाव सिस्टम करे तो यात्रा जाम में इनका काम आ सकता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जाम की सिस्टम पर व्यवस्था फेल जो हुई है, न केवल 4 धाम यात्राओं के नजदीक बल्कि आप ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर देखो, बड़ा बेतरतीब अव्यवस्थित आलम फैला हुआ है। तो इसको कैसे रोका जा सकता था? मैंने एक छोटा भी एक रूट दिया था कि एक प्लान बना करके बता रहा था मैं पहले एक बार उसमें कि अभी भी जैसे जो यहाँ से यमुनोत्री जाने के बाद फिर जो गंगोत्री आते हैं तो उनको बार बार जो ऐसे रूट में ना आकर के वैकल्पिक मार्गों का अच्छी व्यवस्था की जाती और उन वैकल्पिक मार्गों का यूज किया जाता। अभी मैं छोटा छोटा स्टेशन आपको बताऊं, जैसे ही उत्तरकाशी से नीचे निकलते हैं तो टिहरी के जागधार से घनसाली बाया तिलवाड़ा होकर के केदारनाथ जा सकता है। अच्छी सड़क अगर उसको बना दी है, अभी छोटी गाड़ियां जा सकती हैं लेकिन उसमें भी कोई 42 सीटर की गाड़ियां जाना मेरे को लगता है थोड़ा प्रभाव होगा, पर वो किया नहीं गया है। वो आदमी इतनी भीड़ कम हो जाती है, जो वो तिलवाड़ा जाकर केदारनाथ जाकर के वापस आता तो उसको फिर वापस आने की जरूरत नहीं थी, वो जो वैकल्पिक मार्ग होता है। ऐसा ही हमारा है। यात्रा के शुरू दिन आपने देखा होगा सिरोबगल टूट गया 10 तारीख को, और इन लोगों के समर्थन में है आप लोग? हम प्राधिकरण के सर्वदल उसमें समर्थन में है, लेकिन वो जो है सबको लेकर बने और सर्वदल बैठक में जो हमारे माननीय गोंदियाल जी ने जो भले वो कांग्रेस के, हम ये नहीं बोले, लेकिन अच्छी बात के लिए हम हर एक सरकार का और विपक्ष का हम साथ देंगे, जहां पर क्षेत्रीय दल का जो कहीं नुकसान हो रहा है उसका विरोध करेंगे। ठीक है हरीश मैक्री सर, पहले भी कई दफा जो है 4 धाम को लेकर आप लगातार डिबेटों में जुड़ रहे हैं सर। प्राधिकरण को लेकर जो बात हो रही है कि 4 धाम यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा, ये देवस्थानम बोर्ड से कितना अलग होगा सर, और या फिर कितना अलग होना चाहिए? नहीं रवि जी, ऐसा है कि 4 धामों को रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए।
लेकिन उससे पहले जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे ये देवभूमि है, तो आपके सरकारी कागज में है देवभूमि क्या? तो इसको देवभूमि अधिसूचित भी करो। सबसे पहला काम यही करो, उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करो, अधिसूचना जारी करो कि ये देवभूमि और इन इन कारणों से देवभूमि, तब तो उसकी कोई महत्ता है। वरना हमारे पुराणों में तो देवभूमि है लेकिन सरकार के कागज में तो है ही नहीं। तो देवभूमि अधिसूचित करने का ये काम जो है, जिन्होंने जिस जमाने में वक्फ बोर्ड बना ना, उस जमाने में ये भी हो जाना चाहिए था। एक पक्ष के लिए वक्फ बोर्ड है, दूसरे पक्ष के लिए जो है कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करो और ऐसा अधिसूचित करो जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना है, ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, तो पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए ये देवभूमि अधिसूचित करो। अब ये छोटा है, उस ये जो चार धाम विकास प्राधिकरण है ये बहुत छोटी इकाई है, इसको तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो बन ही जाना चाहिए था, पहले बनना चाहिए। तो उसके लिए जो है केवल जो स्थानीय व्यापारी हैं, पंडित पुरोहित हैं, पुजारी हैं, मंदिर की नियमावली है, उनके सुझाव नहीं लेनी है, बल्कि उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सुझाव देके क्या करेंगे? सुझाव लेंगे, फिर अधिकारी अपने हिसाब से उनको जोड़ तोड़ देंगे। तो उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए कि उनकी क्या भागिता होगी इस विकास प्राधिकरण में, किस तरह की भूमिका होगी, ये तय होना चाहिए जी। और दूसरा जो है, जो चार धाम विकास प्राधिकरण बने उसकी नियमावली में पहले ही ये तय हो जाए कि वो व्यक्ति उत्तराखंड का ही हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे उससे अलावा तो और कोई रखेंगे नहीं आप, या जनप्रतिनिधि भी हो, तो उत्तराखंड का ही हो। और चूंकि ये चारों तीर्थ हिंदू धर्म की मान्यता के तीर्थ, सनातन धर्मावलंबियों के कहना चाहिए, उनके तीर्थ, तो इसलिए उस बोर्ड में भी जो स्थानीय भाषा जानता हो, उत्तराखंड की बोली भाषा समझता हो, यहाँ के रीति नीति समझता हो, यहाँ के मतलब संदर्भ, यहाँ के ऋतुओं, यहाँ की सड़कों से, यहाँ के क्षेत्र से वो भली तरह से परिचित हो, ऐसा व्यक्ति इसके मैनेजमेंट में आए, ये पहले से नियमावली हो, और वो सनातन धर्मी हो। ये बात इसके प्रिम्बल में आ जानी चाहिए, ताकि कल को कोई मतलब इस तरह से उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, वैसे उत्तराखंड के ये चार धाम के पवित्र मंदिर हैं, जो सतयुग के मंदिर हैं, जो मैं कह रहा था कि ये कोई मतलब राजनीतिक दलों में मतलब के कारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये सतयुग के धाम है, न जाने कितने लाखों साल से ये परंपरा चली आ रही है। ठीक बात। तो उसको निश्चित रूप से ऐसे रेगुलेट होना चाहिए कि उसमें जानकार हो, और उसमें ऐसा ना हो कि जो सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से विमुख व्यक्ति हो वो इसका प्रमुख बन जाए। ऐसी व्यवस्था भी पहले से कर दी जानी चाहिए, ठीक है तब सर। तो जाके इसका कोई महत्व है। और नहीं तो फिर ये सरकारी बोर्ड हो जाएगा, सरकारी नियम से गवर्न होगा, और उसमें फिर वही बजट के वारे न्यारे होंगे, व्यवस्था जो की जो रहे, तो ये ना हो। ठीक है सर। संजीव वर्मा जी, बात आपने सुन ली है, विपक्षी जो दल हैं उनकी बात भी आपने सुन ली, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे आप लोग? रवि जी देखिए, उत्तराखंड के हित में, चार धाम यात्रा के हित में और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो भी काम करना होगा, सरकार उससे कभी भी पीछे हटती नहीं है। और सरकार को यदि विपक्ष के कुछ सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे जिससे हमारे चार धाम यात्रा और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो हम विपक्ष के सभी के विचार आमंत्रित करते हैं। विपक्ष भी अपने सुझाव दे और अच्छे सुझाव होंगे तो हम उनको जो भी प्राधिकरण बनेगा उसमें जो भी नियमावली होंगी, जो भी उसके नियम कायदे होंगे, उसमें समावेश करने का भी काम करेंगे। साथ ही रवि जी देखिए, जितने भी वहाँ पर पंडा पुरोहित हैं, हक हकूकदारी हैं, जितने भी वहाँ चार धामों से जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी के हितों का भी ध्यान सरकार पूरी तरह से रखने वाली है, अभी भी रखती है, आगे भी रखने वाली है, ताकि किसी कोई भी हित प्रभावित ना हो। और जनता को, जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं
उनको जो सुविधाएं एक्सपेक्टेड हैं उन तमाम सुविधाओं की भी हम लोग पूर्ति कर सकें, इस प्रकार का प्राधिकरण सरकार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी विचार आएंगे, जो भी एक तरह से वहाँ के फेवर में, चार धाम के फेवर में जो भी कुछ होगा वो सभी काम सरकार करने वाली है। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी केदारनाथ में रोपवेज लगने हैं, उसके ऊपर भी काम आरंभ हो रहा है। हेमकुंड साहिब में रोपवेज लग रहे हैं। तो जब जिस समय रोपवेज लग जाएंगे तो ऐसे में जो हमारी यात्रा में आते हैं जितने श्रद्धालु, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। और मैं सोचता हूँ आज से हेमकुंड यात्रा भी आरंभ हो गई है। तमाम ऐसे जो यात्री हैं उन सब का हम देवभूमि में स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। और सभी की सुखद यात्रा के लिए सरकार जो निरंतर प्रयास कर रही है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे वो तो ठीक है संजीव जी, देखिए वहाँ पे रोपवे लग जाएंगे, ठीक है, यात्री आ जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए फिर ये अव्यवस्थाएं ना हो ना। रवि जी देखिए, अव्यवस्थाओं से पार पाने की दिशा में ही ये सब काम हो रहा है। और मैं सोचता हूँ सभी लोगों का उसमें सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि ये चार धाम की अस्मिता से, आस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा एक पर्व के रूप में हम इसको देखना चाहिए। यहाँ की जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ की जो आर्थिक रीढ़ का ये काम करता है, तो उसके रूप में हमको देखना चाहिए। इन सारे उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति मैं सोचता हूँ ना ही हो तो बहुत अच्छा है। हम सभी लोग, क्योंकि चारधाम यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की अकेले की नहीं है, यूकेडी की अकेले की नहीं है, कांग्रेस के लिए अकेले की नहीं है, ये राज्य के हित में है। और यहाँ जितने अधिक से अधिक यात्री आएंगे, मैं सोचता हूँ हमारा टूरिज्म भी डेवलप होगा। जो एक बड़ी पलायन की समस्या वर्षों से मुंबई खड़ी है, मैं सोचता हूँ जब हमारा ये टूरिज्म और ज़्यादा डेवलप होगा तो एक रिवर्स पलायन की एक बयार भी यहाँ पर बहेगी। संदीप चमोली जी ने यह भी कहा कि अगर इस बार भी इस तरीके की बात आई, अगर हक हकूकधारियों ने यह कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे जैसे देवस्थानम बोर्ड में खड़े थे। रवि जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, आप कैसे ऐसे आश्वस्त करेंगे कि नहीं ये दिक्कतें नहीं आएंगी, ये कितना अलग होगा? रवि जी मैंने पहले ही कहा, तमाम जितने हक हकूकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, उन सब के भी राय ली जाएगी, सबके विचार आमंत्रित किए जाएंगे। उनमें गुण दोष के आधार पर जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो सभी काम यहाँ पर किए जाएंगे। क्योंकि प्राधिकरण बनाने का एक प्रमुख जो उद्देश्य है, यात्रा को बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में चले और इससे किसी भी यात्री को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए और किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने में विलंब ना हो और हर समय एक बॉडी उसके लगातार काम करते रहे। और मैं सोचता हूँ आप अन्य जितनी जगह पर प्राधिकरण बने हैं, चाहे वो हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें, चाहे तिरुपति बालाजी वहाँ पर भी एक प्राधिकरण है, और भी कई जगह ऐसी हैं जो धार्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो प्राधिकरण बने हुए हैं, हम उनको देखकर उनकी जो अच्छे कदम हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का इसमें हम समावेश करें। और रवि जी देखिए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी का जो है, आप पहले वहाँ पर देखते थे, पहले वहाँ पे धक्का मुक्की और श्राइन बोर्ड को देखकर तो देवस्थानम बोर्ड लाए थे सर। जी, वो जब से वहाँ पर श्राइन बोर्ड आया है, वहाँ पर यात्रा रूट पर जितनी भी दिक्कतें होती थी वो तमाम स्वतः धीरे धीरे करके पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। आज एक स्ट्रीम लाइन हो गई है और मैं सोचता हूँ वहाँ पर यात्रा भी बढ़ी है। उससे यात्रा बढ़ी, जब हम सुविधाएं अपने यात्रियों को
अधिक से अधिक ठीक है। मैक्सिमाइज करेंगे संदीप जी। तो हमारी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ का उत्तराखंड अपने आप आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होगा। ठीक है संदीप जी, देखिए इस बार क्योंकि भाजपा का ये दावा है कि जो प्राधिकरण आएगा उसमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, इस बार पहले से ही बातचीत कर दी जाएगी। और जहां तक मैं प्राधिकरण को समझ रहा हूं, ये इतना अलग है देवस्थानम बोर्ड से। देवस्थानम बोर्ड सीधा मंदिरों को उसके अधीन किया गया था। प्राधिकरण का जो अभी तक बात सामने आ रही है उसमें यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राधिकरण के अधीन होंगी। रवि भाई, सबसे पहले तो हमें सब समझना होगा कि इस यात्रा की संख्या जब बढ़ी और ये अव्यवस्थाएं फैली, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनकी उत्तराखंड में सरकार है। ये वही सरकार है जिसने पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता की जो इनकी अब इन्होंने की है वो पहले इन्होंने तय नहीं की थी। जब इन्हें पता था कपाट खुलने वाले हैं, लोग बहुसंख्यक रूप में इस राज्य की तरफ आ रहे हैं, तो इनके द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, जब आम व्यक्ति द्वारा वीआईपी दर्शन के विरोध किया गया, 2100 की पर्ची जो कट रही थी उसका विरोध किया गया, तब जाके भाजपा की सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस पे रोक लगाने का काम किया गया। इसके साथ ही साथ जब सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे सनातन धर्म को, सही में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनका मात्र मकसद इस राज्य में रील बनाना नहीं था, उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो इनके द्वारा आनंद फानन में 200 मीटर वाला एक आदेश जारी किया गया रवि भाई, और दिन तक आते आते 24 घंटे भी वो आदेश नहीं टिक पाया, इन्होंने 50 मीटर उसे कर दिया। तो आप इन तीनों चीजों को देख के समझिए कि सरकार की मनसा, इच्छा शक्ति इस राज्य के लिए, इस यात्रा के लिए कितना सोचती है। ये तीनों जो बदलाव हुए हैं, ये तीनों बदलाव आम आदमी के विरोध के बाद हुए रवि भाई, पहली बात। दूसरी बात, आप बात करते हैं मां वैष्णो देवी साइन बोर्ड की, आप वहां की और यहां की भौगोलिक परिस्थिति को एक समझते हैं। जब पूरे भारतवर्ष से रवि भाई, पूरे भारतवर्ष से आदमी केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं जा पाता था, बहुत कम लोग, बहुत कम श्रद्धालु भारतवर्ष से हमारे इन सनातनी जो मुख्य धाम में यहाँ पहुंच पाते थे, तो हमारे लोग वहां जब इतनी बर्फ, वहां 10-10, 20-20 फीट बर्फ जमी रहती थी, हमारे लोग अपनी जान की परवाह न किए वहां पूजा पाठ सदैव संचालित करते थे। तब इतने लोगों का आना जाना वही नहीं था, तब व्यवसाय आर्थिकी की नहीं थी, तब वहां से हमारा जीवन नहीं चलता था। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमने वहां की अपनी सनातन को जीवित रखा और हमने वहां पूजा पाठ करने का काम किया। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, अगर आप इस बार कोई भी यात्रा रूट बनाइए, कोई भी ट्रस्ट कुछ भी बनाइए, अगर इससे वहां के लोकल पंडा, पुरोहित, तीर्थ पुरोहितों को, वहां के व्यवसाय को, वहां के लोगों को अगर रवि भाई इन्होंने दोबारा, क्योंकि इनकी मनसा और इनके कथन में कभी एकता नहीं होती, क्योंकि साइन बोर्ड भी इनके द्वारा कहा गया था कि वैष्णो देवी जी की तर्ज पे बना है और उसका पूर्ण लाभ इस राज्य के लोगों को मिलेगा, तब भी उसका विरोध हुआ और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। आप इस बार अगर कोई भी ऐसा यात्रा बोर्ड कुछ भी आप बनाइए, और दूसरी बात, ये किस प्रकार कह सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ कोई भी यात्रा, क्या बीकेटीसी क्या व्यवस्था के लिए नहीं बनाई गई? आप कह सकते हैं कि बीकेटीसी का हम दायरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन रवि भाई इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ धार्मिक भावनाएं, आप बाहर के लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनका रोजगार, जिनकी धार्मिक सनातन मान्यताएं वहां से जुड़ी हुई, आप उनको ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार मैखुरी जी ने कहा है कि आप कुछ भी बनाइए, मात्र वहां के लोगों के सुझाव न लीजिए, वहां के लोगों को उस कमेटी में सहभागिता रखिए, उनको ताकत दीजिए, उनको एक, उसको मात्र एक राजनीतिक व्यक्ति के एडजस्टमेंट का अड्डा बनाने का काम आप नहीं करेंगे कि आपने सीओ के रूप में एक आईएएस को बिठा लिया और उसके रूप में किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता को बिठाने का काम किया और सदस्य वहां के अपने मनोनीत अपने लोगों को कर लिया, और फिर आप कह रहे हैं हम यात्रा रूट को अच्छे से संचालित करेंगे। रवि भाई, बहुत अंतर है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति और मां वैष्णो देवी की भौगोलिक परिस्थिति में बहुत अंतर है। हमें इस चीज को सदैव समझना पड़ेगा। आप कोई भी यात्रा रूट बनाइए, आप किसी को भी वहां सदस्य बनाइए, मात्र अपने लोगों के एडजस्टमेंट के लिए ऐसे यात्रा रूट, आपको यात्रा ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बनाइए, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के सुझाव के साथ साथ उनकी सहभागिता भी उसमें तय रखिए। जो भी कानून इस देश में, इस राज्य में यहाँ के लोगों को प्रभावित करता है, आपको उसमें उनकी सहभागिता रखनी पड़ेगी। और ये नहीं कह सकते कि हम गलत करते हैं, क्योंकि उसका प्रारूप, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने पिछली सरकार में, कितने विरोध के बाद उस कानून को वापस लिया, विधानसभा से लेकर सड़कों तक वहां के लोगों ने विरोध किया। और विरोध ये नहीं कि मात्र तीर्थ पुरोहित पंडा कर रहे थे, स्थानीय व्यवसायी कर रहे थे, कंडे वाले कर रहे थे, खच्चर वाले कर रहे थे,
आप कुछ भी बनाइए, वो बनाने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि वहां का व्यक्ति उस चीज से परेशान ना हो, वहां के व्यक्ति को उस चीज का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मात्र आप अपनी यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए वहां के लोगों के धार्मिक भावनाओं पे, वहां के लोगों की आर्थिकी पे चोट पहुंचाने का काम आपको कांग्रेस पार्टी नहीं करनी देगी। अगर आप ऐसा करते हैं, पहले की तरह जो आपका विरोध हुआ था, आप उस विरोध के लिए तैयार रहिए। अगर आपकी मंशा सही में इस बार सही है, तो आप जो भी करिए उसे सार्वजनिक रूप से करिए, हर व्यक्ति की राय लीजिए जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है सर। देवचंद उत्तराखंडी जी, अब क्योंकि चलिए प्राधिकरण का तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई हैं कि किस तरीके का होगा, हालांकि ये दावा है भाजपा का कि इससे किसी के भी हक हकूक प्रभावित नहीं होंगे और उन तमाम लोगों से बातचीत करके इन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो आपने जो सवाल बीजेपी के जो अभी हमारे यहाँ पर नेता हैं संजीव वर्मा जी से पूछा था कि सर्वदलीय बैठक में आप राजी है कि नहीं, उन्होंने उसका सटीक जवाब न देकर पूरा गोल मोल घुमा करके आपके पास तथ्य रख दिया। अभी उसी उन्होंने कहा कि ऐसे हम जो भी होगा वो सब जरूर करेंगे। सर वो इतने ऑथराइज, वो अभी ये भी नहीं बोल सकते ना हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे इसको तो। हाँ, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक की मांग अगर कर रही है कांग्रेस, कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हमारा यूकेडी भी, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल भी क्षेत्रीय दल होने के नाते क्षेत्रीय हितों को रखते हुए सर्वदलीय दल बैठक की उन्होंने एकदम अभी खुली मांगने के लिए वो भी चाहते हैं। अभी जो संदीप जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि प्राधिकरण जो भी बने वो यूसीसी की तरह बने कि रातों रात बना दिया और बिना किसी चर्चा का उस पर उसको थोप दिया। ऐसा ही प्राधिकरण बनेगा तो फिर उसका तो विरोधी होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कभी अभी कई ऐसी बात आती है भाई कि 4 धाम यात्रा है, वहाँ प्राधिकरण बन गया, यहाँ नहीं बना, आप उसकी तरज में यहाँ कैसे बना देंगे। जैसे अभी संदीप जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि वैष्णो माता के मंदिर का कोई कपाट बंद और खुलने का कोई टाइम नहीं है, वहाँ वर्ष भर यात्रा चलती रहती है, तो वो अपने आप ही सुचारू हो सकती है। जो प्राधिकरण बना वो सिर्फ इन नियमों पर चला कि भाई कहाँ कैसे रहेगा, क्या चलेगा, तो उसमें ऐसा व्यवस्था नहीं। जबकि हमारे चारों धाम मुश्किल से ज़्यादा 4 महीने के लिए काम करते हैं और लगभग जो है 8 महीना ये जो है बंद रहते हैं, और वहीं के स्थानीय लोग यहाँ पर आते जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो बात आती है रिवर्स पलायन की, अभी बात तो कर रहे थे, लेकिन ये रिवर्स पलायन कागजों में ना हो। अभी आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो अभी इलाका है, हम अगर थोड़ा सा देखें तो ये विकास नगर डामटा होते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री और हमारा ये जो रूट श्रीनगर से लेकर के ये इलाका अफेक्टेड होता है। तो अब हम माने कि अगर यात्रा ऐसे सुगमता बनाया जाए तो पौड़ी का ऐसा क्षेत्र जो पीछे जो सतपुली, कोटद्वार और ये क्षेत्र तो अछूता है इस मामले में। अभी सिर्फ कुछ माने जाने लोग उधर से गिनती के लोग उस तरफ से आते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्लान बनाया जाता है कि जब यात्रा लास्ट बद्रीनाथ में खत्म हो गई, दर्शन हो गए बद्रीनाथ को, तो मैं ये समझता हूं कि अगर यात्रा हरिद्वार से करता है तो करने के बाद बद्रीनाथ खत्म हो जाती है, तो बद्रीनाथ से उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि जो बाकी के इलाके भी इस पे जुड़े, ताकि रिवर्स पलायन का कहीं ना कहीं इस पे अंश है। तो मैं चाहता हूं सर्वदलीय की बैठक होना बहुत अति आवश्यक है। प्राधिकरण बने बड़े सोच समझकर दीर्घ चर्चा के बाद, और जैसे मैक्रो जी ने सलाह दिया कि वहां के लोगों को ध्यान में रखकर उन लोगों के भी विचार सुनकर के उनको भागीदारी करें चर्चा में। ऐसा नहीं उनकी राय आपने हवा में ले ली और वो चर्चा करेंगे भाई आप ऐसा चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं और ऐसा नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते हैं। तो उसको बड़ा मंथन करके विचार करके प्राधिकरण बनना चाहिए, तभी इसमें हित हो सकता है, तभी इसका आगे यात्रा सुचारू हो सकती है। नहीं तो अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 13-14 दिन है और अभी तक धामी जी आ गए, बहुत गंभीर हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और यात्रा आगे ठीक होगी और यात्रा का लगभग अभी जो है अब बरसात आने वाली है और फिर जगह जगह व्यवस्थाओं का आलम फैल जाएगा। तो मतलब तैयारी हम बार जब भी पहले इन विषयों पर चर्चा हुई तो जो यात्रा का इन्होंने अक्टूबर-नवंबर से जो प्लान कर देना चाहिए था, जो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, जो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, वैकल्प मार्गों की व्यवस्था हो जानी थी, स्टे जो जहां पर रुकने की उनकी व्यवस्था हो जानी थी, वो अभी तक भी नहीं हुई है। इसीलिए जगह जगह ये आलम फैला हुआ है। और आप अभी देख रहे होंगे, आपकी रिपोर्ट में है और हम भी देख रहे हैं, कई लोग बिना दर्शन के वापस आ रहे हैं। मेरा एक और सुझाव इसमें है, जो संदीप जी ने इसमें दोहराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे हम जो अच्छी बात होगी हर एक का हम उसको करेंगे, और जो विरोध वाली करने वाली बात होगी विरोध करें। हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चले हैं। जो वीआईपी जो कल्चर है उसको खास तौर पर जहाँ पर जो देवीय वो दर्शन के जो वो छुपा हुआ है, उसमें ये जो वीआईपी कल्चर है इसको बंद हो जाना चाहिए। और आप वीआईपी कल्चर में जो एक बेचारा जो जा रखा है उसका टाइम भी वेस्ट होता है और वो बिना दर्शन करे वापस आता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का बड़ा गंभीरता से ध्यान में रखना होगा और तभी प्राधिकरण को बनाए। हम प्राधिकरण का स्वागत करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि वो सब चीज़ का चारों कोनों का जो न्याय है वो उसमें छुपा हुआ हो, उसमें हो। ठीक है हरीश मैक्रू सर, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चलिए प्राधिकरण तो अभी है नहीं, वो आएगा,
ये तो भविष्य की गर्त में है, कैसा होगा पूरा भी प्रारूप भी नहीं है। हालांकि अपर मुख्य जो सचिव हैं आनंद वर्धन को जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है कि आप ठीक है इस पर काम करिए, एक रिपोर्ट बनाइए। लेकिन सर जो अभी की बातें, अभी तो सवाल तो पर्यटन मंत्री पर भी उठ रहे हैं कि पर्यटन मंत्री भी नहीं है और कहीं पर अभी जब बद्रीनाथ में गए तो वहाँ पर इस तरीके का विरोध हो गया। ये सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जो अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर जो है पूरी तरीके से अगर काम होता तो, क्योंकि प्राधिकरण तो नहीं है लेकिन जो अभी की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर कहाँ पाते हैं सर आप सरकार को? हाँ रवि जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वर्ष यात्रा है वो पहले 10-15 दिनों में ही आप समझ लीजिए 26-27 लाख से ऊपर पहुंच गई है। 50-50 हजार आदमी दर्शनार्थी केदारनाथ यात्रा पे पैदल लगा हुआ है। तो 50,000 तो पिछली बार, मतलब इससे पहले अगर 10 साल पहले की हम यात्रा देखें तो कुल लगभग केदारनाथ में 1 लाख यात्री आते थे, यानी 50,000 जो है 6 महीने में, 3 महीने में आते 3 थे, महीने वो अब 1 दिन में आ रहे हैं। तो यात्रा कितनी बढ़ गई। दूसरा, यात्री अब अपने निजी वाहन से आता है। हम एक सुझाव दे रहे थे हमारे मित्र यहाँ पर कि वो वाहन नीचे खड़े करें, वहां से हम ले जाएंगे। तो 400-500 गाड़ियां जब रास्ते में हैं तो उनको हमारे पास मतलब क्या उनके लिए कोई ऐसा टैक्सी स्टैंड वगैरह कुछ है? नहीं है ना। तो हरिद्वार में भी नहीं है हमारे पास, तो कुंभ मेले में नहीं है 500-600 गाड़ियों का इतना बड़ा एक जगह पे कि हम खड़ा कर सकते। तो कहाँ करेंगे? तो उससे पहले मैं देख रहा था, आज सरकार की एक बड़ी सुंदर खबर थी कि चमोली में 25 ये जो है वो बना रहे हैं, टैक्सी स्टैंड बना रहे हैं। तो उसी तरह से हर जिले में यात्रा में बनने चाहिए टैक्सी स्टैंड। और आज ही, मतलब आजकल ये भूमि एक्वायर कर दो, क्योंकि भविष्य में अतिक्रमण होता रहेगा। जैसे हम बद्रीनाथ रोड पे देखते हैं, यहाँ वहां जहां भी देखो सारे लोगों ने अपने होटल खड़े कर दिए। तो जब बन गए तो तब थोड़ी टूटते हैं वो, या उनके बदले कितना मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से सरकार बड़ी तैयारी से चिन्हित करे और जगह जगह पार्किंग बना दे, यानी टैक्सी स्टैंड या पार्किंग जो भी आप उनको कहें, जी बसों की पार्किंग हो, इस तरह का जरूर करना चाहिए। एक जी तो ये प्लान करे। दूसरा, मैं जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड है या मतलब चार धाम विकास प्राधिकरण जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप नाम दें, उचित नाम दें, लेकिन उसमें एक तो स्थानीय व्यक्तियों को, मतलब मैं सहभागिता से मेरा तात्पर्य ये है कि उनको प्रतिनिधि रखें उसमें। गंगोत्री का एक प्रतिनिधि हो, यमुनोत्री का एक प्रतिनिधि हो, बद्रीनाथ का एक प्रतिनिधि हो, केदारनाथ का एक प्रतिनिधि हो। बद्रीनाथ में जैसे डिमरी पंचायत है, बड़ी पुरानी है, बितले पड़वा है, वहाँ के पुजारी हैं, तो भोजन बनाने वाले लोग हैं वो सब। और अलग अलग वहाँ पे बद्रीनाथ में 26 तरह की वृत्तियां हैं, मतलब कोई चंदन की मालाई वाले हैं, कोई जो वहाँ स्थानीय तुलसी होती है उसकी माला बनाते हैं, कोई चंदन वाले हैं, कोई तमाम तरह के, कोई सुबह नौबत बजाने वाले हैं। तो सब तरह की वहाँ पे वृत्तियां हैं, करीब 26 तरह की वृत्तियां हैं, जी अलग अलग जगह की। जैसे ब्रह्म कपाल में जो पूजा पाठ करने वाले वो अलग होते हैं, जो भीतर करते हैं वो अलग होते हैं, देव प्रयागी पंडे हमारे अलग होते हैं। तो उन सबके ना हो तो कम से कम 2-2 प्रतिनिधि आप अवश्य उस बोर्ड में चारों धामों के रखें, और वो पंडे पुजारियों में से या वृत्ति धारकों में से प्रतिनिधि। और दूसरा, जो मैंने कहा कि बोर्ड का जो भी अध्यक्ष हो वो स्थानीय हो, उत्तराखंड का हो और सनातन धर्मावलंबी हो। आजकल क्रिप्टो भी हो गए नाम उनका, मतलब जो भी होगा हिंदू होगा और वो क्रिप्टो हो चुके हैं, वो कन्वर्टेड हो गए हैं, ईसाई हैं या मतलब दूसरे धर्म के हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी ना रहे, ये व्यवस्था पहले बना दो, नहीं तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। वो जिसके लिए चार धाम बना रहे हैं, चार धाम नहीं रहेंगे, बाकी बोर्ड ही बोर्ड रह जाएगा। तो इसलिए चार धाम हमारी प्राथमिकता हो, इनकी सुरक्षा, इनकी जो रीति नीति, स्थानीय परंपरा, उनके हक हकूक वो सारे सुरक्षित रहें, ये व्यवस्था अच्छी। दूसरा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है या गंगोत्री यमुनोत्री की मंदिर समितियां हैं, वो जीवित रहें। और जब बोर्ड के अधीन वो समितियां आए तो बोर्ड के अध्यक्ष स्तर पर ही सारी समस्याएं निपट जाएं, और जो बोर्ड है वो उनके कर्मचारियों को एज इट वेयर इज, जहां जैसा है अडॉप्ट करे और उनको स्केल दे, जो सरकार का स्केल है। तभी तो सरकार के नियम लागू होंगे, तभी तो बोर्ड बनेगा। तो उसमें ये छोटे छोटे प्रावधान अवश्य पहले ही कर दें, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। ठीक है दूसरा, 4 गुरुकुल खोले ये बोर्ड, एक बद्रीनाथ में, एक केदारनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में। और सुबह सुबह स्थानीय परंपराओं का वेदोच्चारण करें, जैसे केदारनाथ में रुद्री पाठ करे, बद्रीनाथ में जो है जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है
वो करें गुरुकुल के विद्यार्थी, उसी तरह से गंगोत्री में गंगा की आरती, यमुनोत्री में यमुना की आरती करे, तो तब जाके ये परंपरा कुछ दिखेगी। लोग जब बाहर से आएंगे तो कोई नई चीज दिखेगी। अभी हमने एक नया शब्द गढ़ दिया है, रिलीजियस टूरिज्म, अंग्रेजी में उसको कह रहे हैं और हिंदी में कह रहे हैं धार्मिक पर्यटन। जी जी। भाई ऐसे शब्द मत गढ़ो, इससे हमारे धर्म का जो क्षति होगी और इन धामों की जो क्षति होगी। यहाँ लोग पर्यटन के लिए नहीं आते, यहाँ लोग आस्था के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए नहीं आते हैं। कम से कम उत्तराखंड आस्था के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द ना गढ़े जाएं, मतलब कि जिनसे इन धामों का अहित हो। तो एक तो ये ध्यान देना है, पार्किंग बनानी है, और स्थानीय कर्मचारियों की स्थानीय जो परंपराओं का जरा भी उनमें सरकार हस्तक्षेप ना करे, ऐसी व्यवस्था अवश्य हो जाए। ठीक है सर। और बाकी तो बोर्ड की आवश्यकता है जो व्यवस्था बनाए। इतने बड़े मतलब 1 करोड़ लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? हमारी मंदिर समिति के पास तो बहुत छोटी पावर है, बहुत छोटा उसका स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ठीक उसको कहा सर बड़ा आपने करो, कि- उसको 1000 करोड़ का बजट दो। हाँ, कि बजट भी हो और जो व्यवस्थाएं बनाए उसको ऐसे बनाएं कि बार बार उनको फिर बदलने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर चलता हूँ। संजीव वर्मा जी, तमाम चीज़ें आ गई हैं और अब विपक्ष के भी कुछ सवाल थे, आपने सुना संदीप जी ने सवाल रखा, मैखरी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, हमेशा ही बताते हैं कि किस तरीके के सुझाव होने चाहिए। कब तक आप लोगों के पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कि कब तक इन चीज़ों पर काम आगे पहुंच जाएगा? मुख्यमंत्री क्योंकि इसको लेकर गंभीर है, उन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा भी है। रवि जी देखिए, सरकार पूरी तरह से प्राधिकरण को लेकर पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको इसके बारे में पूरा आकलन करने की और व्यवस्था करने की और तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, किस तरह से हम बेटर से बेटर प्राधिकरण बना सकते हैं और जो एक तरह से सबके लिए एक यानी कि जिसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े और जितने भी वहाँ पर हमारे हक हकूकदारी हैं वो सभी लोग भी उससे सेटिस्फाई रहें, उनके भी हितों का उसके अंदर पूरा ध्यान रखा जाए और यात्रा को हम पूरी तरह से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित हम कर सकें और वहाँ का डेवलपमेंट के ऊपर भी प्राधिकरण में एक रोड मैप हो, एक मास्टर प्लान हो। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर लगातार ध्यान कर रहे हैं। अभी मेरे यूकेडी के मित्र बोल रहे थे, इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया और इन्होंने चर्चा की बात करी। श्रीमान जी, चर्चा के लिए तो हम अभी जब यूसीसी का ड्राफ्ट हम लेकर आए थे उस समय भी हमने चर्चा के लिए तमाम लोगों को बुलाया। 2,37,000 लोगों ने उसके ऊपर अपना मत दिया, अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिए, किंतु उसमें भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और यूकेडी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा उसका बहिष्कार किया गया और अपना विचार ना रख के, क्योंकि इन दलों की आदत ये हो गई है, तो अति इन आवश्यक दलों था। की आदत, आप इस इन दलों सनातन की धर्म वाले आदत ये हो राज्य गई में है, संजीव भाई ये लोग लिव इन को बढ़ावा देने का proper- काम कर रहे हैं। ये लोग प्रॉपर आप लिव प्लेटफॉर्म इन पर ठीक है सर, अपने लिव इन विचार ठीक है सर, रखते ये आपकी बात पूरी हो कर गई। रहे हैं, लेकिन वो सड़कों उस पर राज्य को शोर बढ़ावा इस मचाते राज्य ठीक में है, तो ठीक है। सड़कों पर शोर ठीक हो मचाते गया, हैं। ठीक है, अब और यहाँ पर संदेश चमोली जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, रवि जी एक मिनट, रवि जी संजीव भाई, रवि जी मेरी ठीक एक है, लाइन संजीव में भाई, एक संजीव लाइन में भाई, बात आप पूरी बताइए, होगी। बताइए, एक लाइन में एक बात लाइन में पूरी इस राज्य होगी। में आप आप यूसीसी संजीव की जी, आड़ में, ठीक है सर, संजीव भाई यूसीसी की आड़ में अगर इस राज्य को आप लिव इन राज्य बनाना चाहेंगे ठीक है, तो इसका इस राज्य में सनातन विरोध होगा। रवि जी इसका विरोध होगा। रवि जी हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम सब देवभूमि जानते वाले हैं, लोग हैं। कांग्रेस अगर पार्टी, आप इस राज्य में पार्टी लिव इन सनातन जैसी विरोधी पार्टी व्यवस्था है। को लागू आस्था करना का चाहते हैं, इनके तो लिए संजीव कोई भाई हम मोल इसका नहीं विरोध है। करेंगे। आस्था का फिर इनके लिए फाइनल कोई कमेंट। मोल यूसीसी नहीं का विरोध इस है। राज्य ये में सनातन द्रोही पार्टी आपके द्वारा स्वयं ये कराया गया। भगवा विरोधी आपने- पार्टी है। ठीक है सर, ये आरोप ये को बढ़ावा भगवा देने का विरोधी काम ठीक है सर, आज पार्टी है। प्राधिकरण को यूसीसी बात में ये आपने क्या कहा? लास्ट लिव इन- फाइनल जब- कमेंट ले जब- रहे हैं राज्य सर, में आप तो क्या मैं देना जब चाह जब हम प्राधिक- सनातन की बात करते हैं, ये सनातन को कुचलने की बात करते हैं। ठीक है सर, हो गया। ये इनका संदीप चरित्र चमोली, बन गया है। संदीप चमोली, ये मानसिकता संदीप बन चमोली जी, गई है। संजीव जी हो गया। कांग्रेस संदीप चमोली पार्टी की रवि भाई, मानसिकता इनकी बन गई है। मानसिकता और इनके मुंह पे तमाचा उस दिन लग गया था जब इनके द्वारा देवस्थानम बोर्ड वापस लिया गया था। कह दे वो आपके मुख्यमंत्री नहीं है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
जिनका विरोध स्वयं वहां के स्थानीय लोगों ने, अब पंडा पुरोहित ने किया था। आपके मुंह पे संजीव भाई उस दिन भाजपा के मुंह पे तमाचा लग गया था जिस दिन देवस्थानम बोर्ड को आपको रद्द करना पड़ा। ठीक है, रद्द देवचंद आपको इसलिए ठीक है, करना देवचंद पड़ा उत्तराखंड कि संजीव आप जी हो गए, गलत फाइनल थे। कमेंट है। और देवचंद दोबारा उत्तराखंड से जी। आपकी संजीव जी हो मंशा गए। वही है, कांग्रेस आपकी पार्टी मंशा है, वही ये है, वही आप कांग्रेस यहाँ के पार्टी हकों है, को छीनना चाहते हैं। ठीक है, ओबीसी ठीक है आप सर, सर फाइनल जो है कमेंट है। भेड़िए के रूप में SC, वहाँ के अधिकारों ठीक है, पे ठीक है, डाल- ठीक है, सर, भटक भाई, गए, ये भटक गए। सुनिश्चित करें। ठीक है सर, संदीप जी, संदीप चमोली जी, ठीक है। संदीप भीड़ के देवचंद आंकड़े को बढ़ा उत्तराखंड दे रहे जी, हैं। आपका फाइनल देखिए, कमेंट उससे है। पूछिए, उससे देवचंद वहाँ उत्तराखंड के- जी। वहाँ के कहाँ जाती देवचंद है? उत्तराखंड जी। कितना रोजगार ठीक मिला है, सर। क्या इनके पास कोई आंकड़ा है? उत्तराखंड जी। गैरत चली जाती है। रवि जी ऐसा है, फाइनल कमेंट्स के लिए आपने कहाँ हमें चली जाती बुलाया है। संजीव जी, संजीव जी रुकिए रुकिए, आपने जो है फाइनल कमेंट्स की बात किया, बहुत अच्छी बात है, हम पुनः उस पर आते हैं। मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया था, उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। आज का जो विषय था उस विषय पर जो मैखुरी जी के विचार थे, जो हमने विचार दिए, और जो विपक्ष अभी जो वर्तमान विपक्ष है उनके विचार हैं, उनके आधार पर जो प्राधिकरण बनना है उसको बनाए। अगर नहीं, जब तक बनेगा तब तक बनाएगा। वर्तमान जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को अभी भी सुचारू कर लें। हमेशा इसी शब्द को न रखें, गंभीर है, गंभीर है, गंभीर से काम नहीं चलेगा। एक बार उस काम को आगे बढ़ाएं। जो हमने पहले भी बताया था, जगह जगह जो है बिल्कुल जाम का आलम है। और कुछ जो आप लोगों ने जाम जो इसमें जो अभी ऋषिकेश से लेकर के और कम से कम शिवपुरी तक जो बोटिंग सिस्टम और ये जो उनको दे रखा है, वो सभी कोई साधन करें कि इस टाइम से इस टाइम हो, ताकि यहीं पर भी बड़ा जाम का आलम बना हुआ है। मेरा फाइनल कमेंट में यही है कि प्राधिकरण जब बनेगा, लेकिन इस यात्रा को एक बार फिर से बढ़िया से सुचारू रूप से काम करें। हाँ, वक्त लगेगा प्राधिकरण बनने में, लेकिन जो यात्रा चल रही है उसको सुचारू करने का काम किया जाए। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करता हूँ। संजीव जी, संदीप चमोली जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, हरीश मैखुरी सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में भाग लिया और अपने अपनी बात रखी। यानी कि अगर थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को करना है, और कब तक करना है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा सरकार का दावा है कि प्राधिकरण होगा और तमाम हक हकूकों को देखते हुए होगा। इस बार गलती पहले जैसी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो यात्रा चल रही है उसमें हम सभी को भी अपनी सहभागिता देनी है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।